तो जैसे कि हमने बात करी थी कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज बैंक एम्प्लॉयज़ को देता है। तो बेटर क्या देता है? करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बैंक देता है बेटर अदर देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस? जैसे कि पीएसयू में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है बैंकिंग में है। किसी और सेक्टर में आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। हाँ, हालांकि हमारा जो डिफेंस जो है, डिफेंस सेक्टर, उसमें भी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी ग्रोथ बैंक में है उतनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर नहीं है। अब देखिए, बैंक में कुल तरह के लोग होते हैं स्केल ज़ीरो से लेके, अभी स्केल ज़ीरो से लेके लोग होते हैं। अब स्केल ज़ीरो वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है क्लर्क। आपने सुना होगा IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क। अभी ये जो लोग होते हैं वो स्केल ज़ीरो में आते हैं, स्केल ज़ीरो। उसके बाद आते हैं ऑफिसर्स। अब जब आप ज्वाइन करेंगे एज एन AFO, एज एन SO, एज एन स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो आप बनेंगे सबसे पहले स्केल 1। आप स्केल 1 प्रोफेसर, आप रहेंगे असिस्टेंट मैनेजर। समझ रहे बात को? असिस्टेंट मैनेजर, जो बंदा खुद को मैनेज नहीं कर सकता वो बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बन रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? 80,000 का पैकेज पा रहा है। स्केल 1 के बाद आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं स्केल 2 के प्रमोशन के लिए। स्केल 2 प्रमोशन यानी कि आप बन जाते हैं मैनेजर। अगर आपकी एज स्केल 1 में 22 है तो मान के चलिए आप 25वें साल में मैनेजर हो जाएंगे। आप एक ब्रांच संभालेंगे मेरे भाई 25वें साल में। लगभग एक ब्रांच, अगर स्केल 2 ब्रांच भी है तो लगभग भाई आप 160 करोड़ की ब्रांच संभाल रहे हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है 160 करोड़। आपकी पूरी 100 पुस्तें बिक जाएंगे 160 करोड़, पता है। उसके बाद आप बनेंगे स्केल 2। इसी तरह हर 3 साल में आप एलिजिबल होते हैं हर एक स्केल के लिए। आप स्केल 1 से लेके आप बढ़ते हैं स्केल 8 तक। स्केल 1 में आप रहेंगे असिस्टेंट मैनेजर, आप बन जाएंगे मैनेजर। स्केल 3 में बंदा बन जाता है सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद AGM, यहाँ पर बनते हैं लोग AGM, DGM, GM। उसके बाद आते हैं MD, CO वगैरह, वो लोग आते हैं। हालांकि इतना दूर में जाने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये बताना है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, बस यही तक। अब इसको आपको पूछा किस तरह जाता है? आपको पूछा जाता है कि आप अगले आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आपको नहीं बताना है कि भैया मैं अगले आने वाले 5 साल में बन जाऊंगा स्केल 8, तो ऐसा होगा ही नहीं। आपकी 100 पुस्तें उतर आए, भगवान उतर आए, आप स्केल 8 नहीं बनेंगे 5वें साल में। 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, 15 साल में कहाँ देखते हैं, 20 साल में कहाँ देखते हैं। आप ठीक इसी तरह हिसाब जोड़िए। अगर 3-3 साल में आप प्रमोशन लेते हैं, अगर 5 साल में अगर वो आपसे पूछे कि हाँ भैया आप अपने 5 साल को अपने आप को कहाँ देखते हैं, ब्रांच में किस पोजीशन पे देखना चाहेंगे, तो आप उसको ये बताइएगा सर मैं 3 साल बाद अगर प्रमोशन ले लेता हूँ तो मैं बन जाऊँगा स्केल 2। स्केल 2 में मेरे पास पोस्ट होगी मैनेजर। मैं अभी ज्वाइन करूँगा एज अ स्केल 1, मेरे पास पोस्ट होगी असिस्टेंट मैनेजर। अगर वो आपको पूछ रहा है कि भैया 10 साल बाद कहाँ अपने आप को देखते हो, तो मेरे भाई तो 10 साल बाद आपके चांसेस है स्केल 3 और स्केल 4 में। हालांकि एक आध साल अगर आपने बीच में मिस भी कर दिया आप स्केल 3 रहेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रमोशन ले रहे हैं तो आप स्केल 4 यानी कि चीफ मैनेजर बन जाते हैं। अगले 10 साल में आप चीफ मैनेजर बन जाते हैं मेरे भाई। चीफ मैनेजर की लगभग सैलरी होती है लगभग अभी तो मेरे ख्याल से लगभग है 1,40,000 पर मंथ की है भाई, जितनी तुम सोच नहीं सकते, पर मंथ की सैलरी है। उसके बाद उसके अलाउंस जोड़ के ये लगभग हो जाता है 1,80 के आसपास, 1,80,000 के आसपास। आपके घर वाले 10 रुपए देने से पहले 10 बार सोचते हैं, और ये आपको पैकेज दे रहा है शुरुआत से 80,000 का। हालांकि अभी जो बायपर्टाइट हुआ है उसके बाद 17% की और हाइक मिली है। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर एक सैलरी स्लिप वाला वीडियो बना दीजिए, तो सैलरी स्लिप पर भी ज़रूर वीडियो आएगा। तो आप अपने आप को बैंक के ग्रोथ में कहाँ देखते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि सर हम अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, अगले 20 साल में अपने आप को इस लेवल पे देखना चाहेंगे। आप देखते हैं, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस आप ये कह सकते हैं कि सर आई विल वांट टू शो, अगर मेरे पास में सब सही रहा, मेरे पास अगर मेरी हार्डवर्क ने मेरा साथ दिया,
तो मैं स्केल 4 बन जाऊंगा, स्केल 5 बन जाऊंगा, स्केल 6, स्केल 7 मैं MDCO बन जाऊंगा। यही बताना है आपको। उसके बाद आपसे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तब आपने बैंक के प्रेफरेंसेस डाले होंगे। आप देखो एग्ज़ाम में जो होता है, जब आप प्री में गए होंगे तब आपका उन्होंने शायद हॉल टिकट ले लिया होगा, जब आप मेंस में गए होंगे तब आपका हॉल टिकट ले लिया होगा। उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तब आपसे कहा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइए। इसके लिए IBPS आपकी एक अलग से विंडो ओपन करता है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जब वो विंडो ओपन होगी, अगर जिन लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो जब विंडो ओपन होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए ताकि आपको वो जैसे विंडो खुले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकें। और अब उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाले बैंक के प्रेफरेंसेस। अब बहुत से लोगों ने डाला होगा PNB को पहले इस पे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद डाला होगा आपने यूनियन बैंक UBI। ये बहुत कॉमन प्रेफरेंसेस होते हैं, मतलब कि बंदे हर बार यही प्रेफरेंसेस दे देते हैं। अब आप लास्ट में आते हैं, लास्ट में आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसके बाद आप डालेंगे क्या, ये CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या फिर यूको बैंक। तब उनके मन में ये सवाल आता है भाई कि बंदा PNB को पहले क्यों डाला है या फिर यूको बैंक को लास्ट में क्यों डाला है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि सर मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, मैं इस पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। इट डजेंट मैटर कि मुझे PNB मिले या फिर यूको बैंक मिले, जिस एनर्जी से मैं PNB में काम करता हूँ उसी एनर्जी से मैं यूको बैंक में काम करूँगा। मेरे इंथुजियाज्म में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं होगा। आपको बस यही थोड़ा सा रटना है हिंदी में, इंग्लिश में। तभी देखो अब इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे, सर आई डिड माई प्रिपरेशन फॉर दिस पोस्ट, नॉट फॉर द पर्टिकुलर बैंक। जैसे कि नॉट फॉर द पर्टिकुलर PNB, नॉट फॉर द पर्टिकुलर UBI, नॉट फॉर द पर्टिकुलर BOB। बैंक प्रेफरेंसेज इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, यानी कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस भी बैंक में मेरा सिलेक्शन होगा वहाँ पर मुझे काम करना ही करना है। इफ़ आई विल सिलेक्ट इन दिस पोस्ट फॉर लास्ट बैंक, जैसे कि यूको बैंक में अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, आई विल डू माई जॉब विद द सेम एनर्जी एज आई डू माई जॉब इन PNB। देखो यार, ये फंसाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपने PNB को फर्स्ट क्यों डाला, यूको बैंक को फर्स्ट क्यों डाला। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। तो उसके बाद भाई सबसे बड़ा सवाल आता है रूरल पोस्टिंग के बारे में। तो सर क्या आप रूरल पोस्टिंग लेंगे? क्या आप अपना होम टाउन छोड़कर किसी और स्टेट में जाएंगे? सर क्या आप कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं? सर क्या आप सिक्किम चलेंगे काम करने के लिए, घूमने के लिए नहीं? तो भाई आपको ताव में आकर यही जवाब देना है, हाँ सर। आप जिस कंडीशन में भेजेंगे, आप चाहें तो राजस्थान की एकदम रेत में भेजें, कश्मीर की बर्फ़ में भेजें, या फिर दार्जिलिंग की चाय के खेतों में भेजें, आप कहीं भी भेजिए, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। आई एम बोर्न रेडी। आप भेजिए, बस भेजिए। आप देखिए आपका बैंक को मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तो रूरल पोस्टिंग के लिए भाई जो भी पूछे वो बस हाँ करना है तुमको। ऐसी जॉब है, वैसी जॉब है, कर लोगे? हाँ। घर वालों को पता है? हाँ। स्ट्रेस ज़्यादा होता है? हाँ सर पता है, सब कुछ पता है मुझे सब। क्योंकि अगर तुमने वो कहा दिया सर रूरल नहीं रूरल पोस्टिंग जमेगी नहीं, मैं तो शहर से खास करके लड़कियाँ, सर आई एम वेरी हॉट, व्हाई आई वर्क इन रूरल, आई वांट माई पोस्टिंग इन अर्बन बैंक, आई एम सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। तो आपको ये नहीं करना है। रूरल पोस्टिंग सर दे दीजिए, बहुत खुशी होगी हमें रूरल में काम करने के लिए। जो लड़कियां हैं उनसे, जो लेडीज़ हैं, जो हमारी बहनें हैं जो इस बार अपीयर होंगी, उनसे एक सवाल किया जाता है कि देखो कि अगर घर को छोड़ने का, अगर कहीं दूर पोस्टिंग मिले तो क्या आप घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनको कभी ना मत कहिएगा हाँ सर हम घर छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, बैंक की प्रिपरेशन करी है,
तो हम सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो उनको ना नहीं कहना है, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहना है उनको। वो जो कहेंगे सर जैसा आपका है, टू बी यस मैन। यस मैन अब तो जानते होंगे, यस मैन कंसेप्ट है कि भाई जो बंदा हर बात पे यस सर करता है उसको यस मैन बोलते हैं। तो टू बी यस मैन, नॉट टू बी नो मैन। तो गाइज ये थी रूलर पोस्टिंग के बारे में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो एचआर लोग होते हैं उनको बंदों की टांग खींचने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं कहूँगा उनको इससे बड़ा मज़ा तो कहीं नहीं आता है। अब ये पूछेंगे कि भैया आपके सामने अगर आपका कोई स्टाफ का मेंबर जो है वो करप्शन कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो क्या करेगा इस सिचुएशन में? आप क्या लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? अब हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, वो ताव में आएंगे, सर तुरंत पुलिस को बुलाएंगे, तुरंत अरेस्ट, तुरंत मैं मेडल लूँगी सर, मैं तुरंत एकदम उसको हटवा के उसकी पोस्ट पे बैठ जाऊँगा। तो भाई तुम ये सोच रहे हो ना, इतना भी आसान नहीं होता है बैंक में आने के बाद ये सब करवाना। तो इन सवालों को कैसे टैकल करना है कि सर सबसे पहले आप बैंक में नए हैं, आपको बैंक का भी पता नहीं है। जिस स्टेज पे मैं था और जिस स्टेज पे अब हूँ, मुझे लगता है कि भाई मुझे भी जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे बैंक का भी नहीं पता था। जितनी नॉलेज मुझे बैंक में आने के बाद हुई है, जिस स्टेज पे अभी आप हैं, आपको बैंक का भी पता नहीं है बैंक में किस तरीके से काम होता है। आपको बस पता है बैंक क्या काम करती है, हाँ भाई हमारे हमसे पैसे लेती है, हमारे पैसे हमको लोन के हम वापस ले देती है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। बस आपको इतना ही पता है बैंक के बारे में। बैंक के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो भैया इस सवाल को ऐसे डील करें कि भैया सबसे पहले मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करूँगा, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, आपके ऊपर ब्रांच मैनेजर रहेंगे, आपके ऊपर मैनेजर रहेंगे, सीनियर मैनेजर रहेंगे, चीफ मैनेजर रहेंगे, एजीएम रहेंगे, डीजीएम रहेंगे, रीजनल हेड रहेंगे। तो आप उनसे कंसल्ट करिए, जो भी हायर अथॉरिटी हैं, या फिर एचआर जो हैं आप एचआर से कंसल्ट करेंगे, या फिर एक बार स्टाफ की मीटिंग में उनको बुला के एक बार समझाएंगे कि ऐसा ना करें। दूसरा एक कि उनको समझाएंगे हम कि भाई उनको कन्वीनियंस करेंगे कि हाँ आप करप्शन ना करें। उसके बाद आप लास्ट स्टेज में जाएंगे, सर अगर ये सबसे भी नहीं होता है तो डेफिनेटली आई विल लॉन्च कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन। यह नहीं कि सीधा मुंह उठाए करप्शन ब्यूरो को फ़ोन कर दिए, सर हमारा ये बंदा करप्शन कर रहा है, इसको तुरंत उठाइए, इनकम टैक्स का छापा इसके घर पे डालिए, इसके घर में बहुत से गड्ढे मिलेंगे, आपको बहुत सा सोना मिलेगा। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। तब आपको एकदम सिंसियरली, एकदम पोलाइटली यही जवाब देना है, सीनियर। उसके बाद हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। बात हाथ से बाहर जा रही है तब कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। तो ताव में नहीं आना है। देखो ये व्हाट इफ वाले क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि क्या करोगे। उसके बाद कि भैया एक स्टाफ मेंबर है जो कस्टमर के साथ झगड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? तो यही कि सर हम जाएंगे उनका झगड़ा सॉल्व करेंगे। तो भैया तुम नए हो, कस्टमर भी तुम्हारे दो कान के नीचे लगाएगा, तुम बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम सबसे पहले जो भी है वो सबसे पहले मैनेजर संभाल लेते हैं। तो सबसे पहले तुम जाओगे उनके पास जिनका झगड़ा हो रहा है। आप कस्टमर साइड भी देखेंगे, आप अपने स्टाफ का साइड भी देखेंगे, मतलब कि इस पर कौन गलत है कौन सही है, एक बार दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद आप कन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे। हाँ, आप स्केल 1 बनेंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, आप सिर्फ झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्लर्क और कस्टमर के बीच का। अगर मान के चले कोई बंदा है, जैसे कि अभी मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ, हमारे बैंक में जो एक पीओ है वो डीवीएम है, यानी कि डिप्टी ब्रांच मैनेजर है। अगर आपसे ऊपर वाले जो पोस्ट है, मतलब स्केल 2 स्केल 3 वाले जो लोग हैं, उनका अगर कस्टमर के साथ हो रहा है तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है उनके झगड़े में दखल देने का। आपसे सीनियर लोग हैं, और ये सबसे बुरा माना जाता है जब आप सीनियर के झगड़े में इन्वॉल्व हो। तो सीनियर का झगड़ा है तो भाई वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि कस्टमर को किस तरह डील करना है, किस तरह हैंडल करना है। तो आपको बस यही बताना है, सर मैं जाऊंगा, कस्टमर साइड भी सुनूंगा, मैं अपने स्टाफ की साइड भी सुनूंगा, और जो विन विन सिचुएशन हो हमारे लिए
मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं अपने मैनेजर की मदद लूँगा। जो भी लोकल लोग हैं, अगर कस्टमर की साइड से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कस्टमर को समझाना है, कस्टमर नहीं समझ रहा है तो मैं कुछ लोकल लोगों की मदद लूँगा उसको समझाने के लिए। लेकिन यह नहीं कि मैं जाके कस्टमर को 2 थप्पड़ लगाऊंगा, उसको बोलूँगा गार्ड साहब इसको बंदूक तानिए, बाहर करिए इसको। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करना ही नहीं है आपको। बस आपको टू बी पोलाइट, हर बात में सीनियर को घुसेड़ देना है आपको। सर मैं सबसे पहले सीनियर की कंसल्ट लूँगा, उसके बाद मैं उनको कन्वीनियंस करूँगा झगड़ा सुलझाने के लिए। लास्ट स्टेज आपको ये करनी है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेना है। चलो इनको, अभी ये नहीं समझ रहे हैं, चलो इनको उठाओ, डालो पुलिस की गाड़ी में, बंद करो लॉकअप में। अब ये कह रहा है, अगला सवाल है कि भाई अगर कोई फेक करेंसीज आपके ब्रांच में डिपॉजिट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिएगा? सेम, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे सीनियर के पास, सर फेक करेंसी है तो क्या किया जाए। वो बंदे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है क्या करना है, कि बंदे को कैसे पकड़ के रखना है, कहाँ कॉल करना है, पुलिस को कहाँ बुलाना है, क्या करना है। आप पहले सीनियर से कंसल्ट करेंगे। दूसरी बात, आप बोरोवर को जाने नहीं देंगे, जो भी आपके पास आया है उस कस्टमर उसको बैठा के रखेंगे। तीसरी बात, आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक करेंसी है, लगभग 5 लाख है, 6 लाख है, 3 लाख, 4 लाख, जितनी भी बड़ी मात्रा में है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। उसके बाद फेक करेंसी के ब्यूरो का आप कंफर्म एक ईमेल लिखेंगे। ये सब आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सीनियर से कंसल्ट करेंगे। जो भी हो, सीनियर को नहीं छोड़ना है। क्या हो अगर आपकी ब्रांच में आग लग जाए? हाँ सर, मैं तो फायर फाइटर, आई एम बॉर्न एज अ फायर फाइटर, तुरंत मैं पानी लूंगा, पूरा ब्रांच बुझा दूंगा, एकदम जो टंकी आती है फायर एक्सटिंग्विशर की उसको लेके आग में कूद पड़ूंगा, बुझा दूंगा, बैंक के सारे डॉक्यूमेंट बचा लूंगा, पैसा वैसा बचा लूंगा। जब ब्रांच में सही में आग लग जाएंगी, सबसे पहले भागने वाले व्यक्ति जो होंगे, सबसे भगोड़ा आदमी जो होगा वो आप होंगे। तो आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? सर सबसे पहले मैं खुद को काम करूंगा, मतलब काम करूंगा इन द सेंस कि मैं खुद को शांत करूंगा, बाकियों को शांत करूंगा। और एक लाइफ हार्म, मतलब कि इसमें किसी की लाइफ को हार्म हो रहा है, तो मेरी सबसे पहली ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं लाइफ को हार्म होने से बचाऊं, किसी की भी जान जाने से बचाऊं। तो मैं कस्टमर को और स्टाफ को बाहर जाने के लिए मतलब बोलना ही बोलना है, या फिर मैं खुद भागूंगा, उनको भी लेके भागूंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो भागेंगे सनम, तुमको भी ले भागेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइफ की कोई हानि ना हो, आपको ये देखना है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो वो तो आता ही रहेगा। बैंक के पास डेटा का इतना सारा बैकअप है कि आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बाइक की। तो सीनियर, हर बार सीनियर से कंसल्ट नहीं कर सकते। हालांकि फायर की सिचुएशन में आप तो बिल्कुल, हाँ सर फायर लगी है तो क्या हम भागे, तो क्या कस्टमर को भागने दें, तो क्या पानी डालें, क्या पुलिस को कॉल करें? नहीं, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जो भी दिमाग चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैंने बताया कि खुद को काम रखेंगे, लाइफ हार्म होने से बचाएंगे, जितनी चीज़ें बचा सकते उतनी बचाएंगे, लेकिन किसी को हार्म नहीं, ना खुद को हार्म करेंगे ना लोगों को हार्म करेंगे। तो इस तरह आप फायर से बचाएंगे। अगर ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया स्टाफ मेंबर अगर आपस में झगड़ रहे हो, एक दूसरे को उठा के पटक रहे हो कस्टमर के सामने, तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा होता है कि इसमें आप एक स्टाफ होते हैं, आप एक फैमिली की तरह हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आप करिएगा? तो भाई वही करिएगा जो हर बार करते हैं, सीनियर से कंसल्ट करिएगा। क्योंकि देखो ऐसे मामले में जो है वो सीनियर संभाल लेते हैं, ज़रा आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप हर बार खुद को काम रखेंगे, हर बार आपको यही करना है, सर हम खुद को काम रखेंगे, सीनियर से कंसल्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको।